तो ये चैप्टर जो है हमारा वो मेजरली जो बेस था वो किस पे बेस था, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म पे बेस था। दैट मीन्स डोमिनेशन। इसको हमने क्या बात बोली थी कि ये क्या है, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म को हम लैंग्वेज डोमिनेशन कहते हैं कि एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज पे डोमिनेशन। तो शॉविनिज्म का और एक ओरिजिनल जो मीनिंग यहाँ पे निकल के आता है वो ये आता है कि ये एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म है। भाई आप इस हद तक अपने आप को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी फ्लैग को, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा आप बढ़िया मानते हो कि वो आप दूसरों पे थोपने लगते हो। ठीक है जी, तो इसको बोलते हैं एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म। आज मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू जो है हमारे यहाँ की जितनी माइनॉरिटी है और हम मेजॉरिटी में, तो हम अगर अपना हिंदुइज्म अपने सामने वालों पे थोपने लगेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म, जो हम नहीं करते। समझ गए? और अगर हम थोपने लगे तो क्या हो जाएगा, शॉविनिज्म हो जाएगा, जो कि गलत है। हर किसी का अपना कल्चर है, हर किसी का अपना वे ऑफ टॉकिंग है। कोई आदमी अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलना चाहता है, उसको आज़ादी होनी चाहिए। कोई कल्चर को फॉलो करना चाहता है, आज़ादी होनी चाहिए। रिलीजन को फॉलो करना चाहता है, आज़ादी होनी चाहिए। तो ये चैप्टर बेसिकली एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म को ही दिखा रहा है। भाई मेन थीम अगर हम बात करें किस बारे में बात कर रहा है, तो आपको ये शब्द जरूर याद होना चाहिए कि भैया एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म है इसके अंदर। ठीक है जी, ये वर्ड्स याद होने चाहिए आपको, यही वर्ड्स लिखने के नंबर मिलेंगे यार। So linguistic chauvinism comes out to refer to the idea that one's own language is superior to that of other। ये बात हम पहले कर चुके हैं, लाइन इजीली लर्न हो जाएगी। In practical world, linguistic chauvinism has caused forceful imposition of one particular language on the people। ये देखो, ये दो लाइनों को कुछ एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते सेम मीनिंग, अब लिखने के तरीके अलग है। भाई दो लाइनों का मीनिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। ठीक है भाई, तो ये दो लाइनें आपको याद हो जाएंगी। एग्जैजरेटेड पैट्रियोटिज्म हमने आपको डीप में समझा दिया तो आपको याद हो ही जाएगा। एज इन द स्टोरी द लास्ट लेसन, क्या हुआ, जर्मन लैंग्वेज को एल्सेक और लोरेन के पीपल पे लगाया गया। बिकॉज फ्रेंच हैड लॉस्ट दीज टू विलेजेस टू जर्मनी इन दी वॉर एंड नाउ जर्मन्स वांटेड देयर ओन लैंग्वेज टू प्रिवेल ओवर फ्रेंच बिकॉज दे कंसिडर्ड इट सुपीरियर। अब मुझे बताओ, ये दो लाइनों को याद करने में कोई दिक्कत है? क्योंकि अगर आपने मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं करके दिया, you are finished। Also, French banned in Alsace and Lorraine so they could cut the natives off from their language and dissect। dissect का मीनिंग क्या होता है बेटा? दो हिस्से भी नहीं, मतलब काट देना। हाँ जी बिल्कुल, डाइसेक्शन है। द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म दैट पीपल हैड फॉर फ्रेंच इन देयर हार्ट्स। लोगों के मन में जो दिल में फ्रेंच घुसी हुई है वो खत्म ही कर देना चाहते, ताकि वो अपने आप को फ्रेंच मान ही ना सके, वो अपने आप को जर्मन से बिलीव करने लग जाए धीरे धीरे। समझ गए? ओवर जनरेशन दिस वुड लेड टू फ्रेंच बीइंग फॉरगॉटन। धीरे धीरे लोग क्या भूल जाएंगे, फ्रेंच भूल जाएंगे। क्यों, जो है मुगल्स आए और हमारे देश के नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसी जगहों में जितनी हमारे बड़े बड़े पुराण पढ़े थे और इतनी सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी थी सब जला दी। क्यों जलाई उन्होंने? ताकि हम अपना कल्चर ही भूल जाएं। क्यों हमें जबरदस्ती जो है ना कन्वर्जन कराया जा रहा है? इसलिए ताकि हम अपने कल्चर को ही भूल जाएं। तभी तो उनका एक मोटिव था ना कि यार सब मुगल्स ही बन जाएं। मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया और हम हिंदू ही होते, तो हम उनको, जो कि हम थे, तो हमने क्या करा, उनका सामना किया, उनसे लड़े हम बाद में कि भैया हमें, हमारा जो हमारे महाराणा प्रताप थे या जो भी थे, आगे और भी बड़े बड़े वॉरियर्स थे, तो हम लोग लड़े उनसे। उनसे अपना जो थ्रोन था, या अंग्रेज थे, अंग्रेज आए अपनी अंग्रेजी थोपने लग गए, हम सबको अंग्रेज बनाना चाहते थे, अपनी अंग्रेजी पढ़ाइयाँ छोड़ गए हमारे लिए, और पढ़ाइयाँ कराई भी हैं अपनी, ताकि हम हिंदू ना रहे, हम हिंदी वाले ना रहे। हम जो पुरानी सभ्यता लेके चल रहे थे अपनी, वो सभ्यता ना ले, और अल्टीमेटली कैसे बन जाए, उनके जैसे बन जाए, ताकि वो अपना रूल इन्फानाइट टाइम तक कर सकें। बट ऐसा हुआ नहीं। हमने हिंदी को अपने पकड़ के रखा, हमने अपनी सभ्यता को पकड़ के रखा, और अल्टीमेटली क्या कर लिया,
उनसे अपने देश को आज़ाद करा लिया, मुगलों से पहले कराया, फिर अपना अंग्रेजों से कराया। ठीक है भाई। ओवर जनरेशन दिस वुड लेड टू फ्रेंच बीइंग फॉरगॉटन। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि जर्मन इम्पोज ही इस तरीके से करी जाती है, जैसे मुगलों ने हमारी यूनिवर्सिटीज को क्यों जलाया, एक कोशिश थी कि इससे हो सकता है कि जो यहाँ के हिंदू लोग हैं वो अपनी सभ्यता को भूल जाए, वो अपनी नॉलेज को भूल जाए, जबकि ऐसा नहीं हो पाया। एंड द स्पार्क ऑफ नेशनैलिटी, कि हमारा खुद का देश होना चाहिए, ऐसा फ्रांस वालों को लगना नहीं चाहिए। और लगेगा कब, जब हम सामने वालों से अलग होंगे। अगर मैं अंग्रेजी ही बोलता होता तो मेरे को अंग्रेज और मेरे को डिफरेंस क्या होता, कोई डिफरेंस ना होता। और डिफरेंस ना होता तो फिर काहे की नेशनैलिटी, फिर काहे की नेशनैलिटी, फिर कोई नेशनैलिटी ना होती ना। हम अपना नेशन मांगते ही ना। ये तो हम हिंदी बोलते थे, वो अंग्रेजी बोलते थे, वो हमको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, इसलिए हम उनसे अपना नेशन मांग रहे थे, क्योंकि हम उनसे अलग थे, हमारा देश अलग होना चाहिए। समझे नहीं समझे बात को, यही है शोविनिज्म। तो एज एम हैव सेड, व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम बन जाते हैं, हाँ जी, एज दे होल्ड, ऐसे गंदे सवाल वैसे पूछने नहीं चाहिए आपको। एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक चाहे क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर तो नहीं है ये, फिर आप लिख तो नहीं पाते ना, लेकिन स्कूल में इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर हो तो आपने क्या करना है, आपने याद करना है। ठीक है जी। द जर्मन वांटेड टू टेक अवे दिस की फ्रॉम द विलेजर्स, but no matter what, one must hold on to his or her language, as it is an essential part of our identity, and at the same time it should also be kept in mind to honor and regard other languages equally. अपनी लैंग्वेज का सम्मान करो, लेकिन दूसरे का अपमान भी मत करो। गदर मूवी के अंदर सन्नी देओल जी ने क्या कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। मुझे आपके पाकिस्तान को जिंदाबाद बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल दूंगा, बट आप ये मत कहो कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। यही थॉट प्रोसेस होना चाहिए भाई। आपको हम नहीं कहते पाकिस्तान बुरा, हम नहीं कहते पाकिस्तान को खत्म कर दो, किसी का अपमान मत करो, पर अपनी लैंग्वेज का सम्मान मत खोने दो। हम नहीं कहते उर्दू बेकार है, हम नहीं कहते इंग्लिश बेकार है, हम नहीं कहते जो है ना कोई और लैंग्वेज अगर मराठी है तो वो खराब है। सब लैंग्वेज बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है। अपनी लैंग्वेज का ऐसा नहीं है। देखो ये जो ये तुम्हारे थॉट प्रोसेस है ना, गंदे थॉट प्रोसेस, यही तुम्हारे जीवन में तुम्हारे को नर्क का सामना करेंगे। व्हाट इज दिस भाई, सामने वाले की लैंग्वेज को खराब ही क्यों कहना, और अपनी लैंग्वेज को उससे सुपीरियर कहना ही क्यों। हमारी लैंग्वेज तेरे से इंफीरियर नहीं, हम नहीं कह रहे हमारी लैंग्वेज तेरे से सुपीरियर है, हम ये कह रहे हैं सामने वाले को अपने से नीचे रियलाइज क्यों करवाना, वाई टू डोमिनेट समवन। ये तो डोमिनेशन हो गई ना भाई, मेरी सुपीरियर ही है, ऐसा नहीं होता भाई, मेरी तेरे से इंफीरियर नहीं है, वी ऑल आर इक्वल। ये इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। हमारे देश का क्या है, जो भी हमारा मोटो है या एजेंडा है, वो क्या है, इक्वालिटी। चाहे कोई भी कास्ट के लोग हो भाई, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वी ऑल आर इक्वल्स। लॉ क्या, मान लो कोई सिख आदमी कोई गलती करता है या हिंदू आदमी कोई गलती करता है तो सिख को ज्यादा सजा, हिंदू को कम सजा, ऐसा तो नहीं है ना, बराबर सजा मिलेगी, चाहे वो अब मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो या जैन हो, चाहे जो मर्जी हो। हिंदुस्तान में किसी भी साउथ से आता हो, नॉर्थ से आता हो, ईस्ट से आता हो, बराबर सजा है, क्योंकि इक्वालिटी है। एंड इक्वालिटी होनी चाहिए लैंग्वेज में भी, कल्चर में भी, नेशनैलिटी में भी, एवरीवेयर इक्वालिटी होनी चाहिए, शोविनिज्म नहीं होना चाहिए। ये आपको सीखना है, ठीक है ना बेटा। ये नहीं मेजोरिटी में हो तो मतलब कुछ भी बोलोगे हैं। अब what changes did MML go through the day of the last French lesson? तो वो एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन में चले गए थे, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर ये नहीं लिखना, अब बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर क्या लिखाते हैं भैया, आज वो ना इस दिन एक्चुअली क्या था कि वो अपनी फ्रिल शर्ट पहन के आए थे, इमोशनल हो गए थे ना,
हैं अपनी सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड कैप पहन के आए थे, नहीं ये सब नहीं लिखना। आपने लिखना है वो क्रैंकी था, मतलब इररिस्पॉन्सिबल था, इम्पेशेंट था। क्यों? क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो इम्पेशेंट टीचर था, बट हमें ये बात कहाँ समझ में आई थी, जब फ्रेंच ने बोला था कि आज एम हेमल ने पेशेंटली पढ़ाया भी है। बोला था कि नहीं बोला था? तो इससे ये समझ में आता है कि यानी वो यूजुअली इम्पेशेंटली पढ़ाता होगा। समझ गए? ऐसे आपको चीजें निकाल के लानी होती है लिटरेचर में से। वो ऑफन गॉट शॉर्ट टेम्पर्ड विद स्टूडेंट्स। शॉर्ट टेम्पर्ड क्या होता है? जल्दी गुस्सा आ जाना। बट ऑन द डे ऑफ द बैन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज ही वॉज एंटायरली ट्रांसफॉर्म्ड। बिल्कुल चेंज्ड एटीट्यूड था उसका। ही गॉट मोर सिंसियर एंड पेशेंट एट टीचिंग। He became a man of realization, introspected his own faults. उसने अपनी खुद की गलतियां फाइंड आउट करी, ना कि भाई विलेजर्स की गलती नहीं है कि वो अपने बच्चों को फील्ड्स पे भेज देते। मैं भी तो कई बार छुट्टी कर देता था जब मेरे को फिशिंग पे जाना होता था, बच्चों को पानी गार्डन में पानी डालने के लिए भेज देता था। अपने फॉल्ट्स को खुद इंट्रोस्पेक्ट भी किया उस आदमी ने, गलत नहीं मतलब आप कहेंगे उसको। ऑल्सो द लेवल ऑफ पैट्रियोटिज्म इन हिज हार्ट इंक्रीज्ड मैनी फॉल्ट्स। जो उनका लेवल ऑफ पैट्रियोटिज्म था उनके दिल के अंदर, वो भी काफी टाइम बढ़ गया। ऑल ऑफ दिस एलिविएटेड हिज रिस्पेक्ट इन द आईज ऑफ। ये सब जो एक्टिविटीज हुई, सब ने एलिविएट मतलब क्या होता है बेटा? ऊंचा, ऊंचाई बढ़ गई, रिस्पेक्ट बढ़ गई। तो बेटा बिल्कुल सिंपल आंसर है, याद हो जाएगा। इंट्रोस्पेक्टेड वर्ड मीनिंग समझ में आया? अपने अंदर झांकना। ठीक है जी। रियलाइज मतलब उसने रियलाइज किया। मैनीफोल्ड मतलब बहुत बारी, मल्टीपल टाइम्स। एलिविएटेड मतलब इंक्रीज हो जाना। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब गुस्सा। ट्रांसफॉर्म मतलब चेंज हो जाना। बाकी तो क्रैंकी ये तो मैंने आपको चैप्टर के टाइम पे समझाई दिए थे। मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम। एम हेमल एक रिबेल थे एंड अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इन हिज हैंड वाज अ माइटी वेपन। क्योंकि उस चॉक से उसने क्या लिखा था? वी विल फ्रांस, जिसका मीनिंग क्या था? लॉन्ग लिव फ्रांस। और उन्होंने क्या बनाया था कि भैया कि आप जब तक अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखोगे, उसकी इंपॉर्टेंस बताई, वो आपकी की टू योर प्रिजन होगा। ये लाइन आप देख रहे हो, सेम लाइन कितनी जगह यूज हो रही है, तो अच्छे से याद कर लेंगे। अनडाउटेडली एम एमल वॉज अ रिबेल एंड एज ही वॉज वेल अवेयर ऑफ दैट डे being the last day of French language, he used this opportunity to instill and evoke. Instill मतलब क्या होता है? हिलाना। and evoke मतलब जागृत करना। मतलब बेसिकली instill and evoke का मतलब क्या होता है? किसी के अंदर कोई चीज जागृत करना। ठीक है ना? उसके अंदर जगाना। क्या जगाना? पैट्रियोटिज्म, कि भाई देश तुम्हारा है। एल्सेक एंड लोरेन के वासियों, ये तुम्हारे को क्या करना होगा? तुम्हें अपनी लैंग्वेज को क्या करके रखना होगा? ये एक ही लाइन दो बार ही आ गई है। तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखना होगा, ये तुम्हारा की टू योर प्रिजन है। और स्मॉल पीस ऑफ चॉक से उन्होंने क्या करा? एक लार्जर एंड ब्रॉडर मैसेज दिया, विविला फ्रांस, दैट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, जिंदा रहेगा, हमारे दिल में जिंदा रहेगा। समझ में आ गई बात? वाई एम हेमल लुक सो टोल्ड टू लिटिल फ्रांस इन हिज लास्ट क्लास। इतने टॉल क्यों लग रहे थे? वाई ही लुक सो टॉल? The last class of the French brought a significant change in the attitude of the French towards his books and teacher. अपने बुक्स और टीचर्स के प्रति जो उसका एटीट्यूड था वो काफी चेंज लग रहा था। The same M. Hamel who had always been a cranky teacher now stood as a figure of respect for French. जो हमेशा ही एक मतलब पीटते रहने वाला टीचर था, गुस्साया हुआ टीचर था, वो आज उसको काफी रिस्पेक्टेड टीचर लग रहा था। ही फेल्ट एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? वो फील कर पा रहा था कि यार हमारा जो टीचर है उसके जो इमोशंस है, इमोशंस एम, एम से एम, सिंपैथी होता है ना, ऐसे ऐसे एम्पैथी होता है। तो इमोशंस को फील कर पा रहा था, यार वो किस इमोशन से गुजर रहे होंगे। जिसको किसी को महसूस करवाना बेटा बोल के, और आप इस चीज को अपना पर्सनली कर सकते हैं ताकि मेरा वीडियो थोड़ा छोटा ही रहे।
देख लेना, सिंपैथी एम्पैथी में डिफरेंस हम आपको दे देंगे, गूगल में आता है। Who had to leave the country that he had served for 40 years? 40 साल आपने एक कंट्री को सर्व किया, एक जगह को सर्व किया, एंड यू हैव टू लीव इट। A feeling of gratitude and honor evoked in his heart. एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग उसके अंदर आ गई, भैया बंदे ने यार इतना कुछ किया यार हमारी क्लास के लिए, हमारे स्कूल के लिए। श्रद्धांजलि तो बनती है, एक रिस्पेक्ट दिल के अंदर आ गई। क्लियर है बात? अभी देखो तुम्हें मैं भी कितना क्रैंकी लगता हूँ, बट अल्टीमेटली जिस दिन तुम यहाँ से चले जाओगे तब तुम कहोगे यार जो भी था ठीक ही आदमी था, चाहे ठीक है ना, जैसा भी आदमी था ठीक ही था यार, हमारे भले के लिए ही कहता था इतनी बातें। तो ऐसे लगता है कि नहीं लगता? हाँ देखा। What did M. Hamel do at last? अब मैं चैप्टर उल्टा पढ़ा रहा हूँ। तो when the church clock struck 12, M. Hamel stood in his chair very pale. Very pale क्यों? उदास था ना बहुत ज्यादा, तो पेल लग रहा था। कुछ कहना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था, इमोशंस ने उसको चोक कर दिया। Then he turned to the blackboard. चौक लिया और क्या करा? चौक के पीसीस से क्या करा? विवला फ्रांस लिख दिया, जिसका मीनिंग क्या था? लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped, leaned his head against the wall and एक जेस्चर किया था, कैसे वाला? ऐसे वाला, एंड बोला डिसमिस, खत्म, निकाल लो। Will they make them sing in German? Even the pigeons explain. किसने बोली थी ये लाइन? फ्रेंच ने। आफ्टर ही गॉट टू नो कि यार हमारे ऊपर जर्मन थोपी जा रही है, इम्पोज करी जा, ठीक है जी। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उसने लाइन जो है ना कोट करी। He wanted to convey that the German may succeed in forcibly imposing their own rules and regulation on the people, but they cannot control human intellect, nature and imagination. आप किसी के ऊपर अपना कल्चर तो थोप सकते हो, लेकिन आप उसके माइंड को, उसकी इंटेलेक्ट को, उसकी जो इमेजिनेशन है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। They may succeed in altering the official language. Altering मतलब change the official language of curriculum. हमारे सिलेबस में आने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट दे कैन नॉट ऑल्टर द फीलिंग्स एंड रिस्पेक्ट फॉर फ्रांस दैट पीपल हैव, फ्रेंच आएगा, दैट पीपल हैव इन देयर हार्ट्स, जो उनकी लैंग्वेज के प्रति उनकी जो रिस्पेक्ट है, जो उनके दिल में है, उसको कैसे चेंज कर लोगे? आप मेरे अंदर की चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, आप मेरी बाहर की चीज़ों को चेंज कर सकते हो, आप मेरी लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, पर मैं तो फ्रेंच बोलूँ, तुम मैं तो इंग्लिश ही पढ़ता हूँ, मैं तो पढ़ा भी इंग्लिश रहा हूँ, बट दैट डजंट मीन कि मैं हिंदी बोलते हुए प्राउड फील नहीं करता। मैं इंग्लिश बोलते हुए इतना प्राउड फील नहीं करता, इतना मैं हिंदी बोलते हुए प्राउड फील करता हूँ। क्या? देयर इज नो ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। ओके, हाँ ओके, हम गलत। पहले तक मैं भी यही सोचता था, बट एक और चलो कोई नहीं, मेरा बेटा, मेरा आना है क्या? देवनागरी स्क्रिप्ट है एक, वो है अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। हाउ डिड एम हैमल टीच इन हिज लास्ट क्लास? बेटा एक बात बता, मैं पढ़ा रहा हूँ, तेरे को सारी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन यहीं डालनी है। हाउ डिड एम हैमल टीच इन हिज लास्ट क्लास? M. Hamel taught with a lot of patience in his last class. फ्रेंच ने एक एक चीज वहां पे समझी, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझी, ऐसे लग रहा था पुअर मैन आज ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे देना चाहता है एक स्ट्रोक में। ये लाइन हमने पढ़ी हुई है एनसीईआरटी में, सेम टू सेम लाइन है। एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा कि ये भाई सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। He went on to say that the people must guard this language, क्योंकि जब पीपल एनस्लेव्ड होते हैं तो जब तक वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड करके रखते हैं वो की टू देयर प्रिजन है। फिर वही सेम लाइन आ गई, की टू देयर प्रिजन, की टू देयर प्रिजन, तो याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Whom did
एम हेमल होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर स्टेट, मैंने लिखवाया था भाई। उन्होंने इनके पेरेंट्स को दोषी माना कि भैया वो अपने बच्चों को काम पे भेज देना चाहते हैं, फार्म्स पे मिल्स पे, ना कि पढ़ाना चाहते हैं, और अपने आप को भी ब्लेम किया था। इजी है, याद हो जाएंगे, कल टेस्ट है बेटा। मुझे बहुत टूवर्ड चाहिए मेरे को। क्यों विलेजर्स आए थे, ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूँ। विलेजर्स क्यों आए थे, टॉपिक क्या था थोड़ा सा? सॉरी है ये डोरी। विलेजर्स क्यों आए थे, रिस्पेक्ट देने, क्योंकि लास्ट डे था। अच्छा हाँ ठीक है, वो लास्ट बेंच पे बैठे ग्रैटिट्यूड हुए एंड थे, कुछ ऑनर ऐसा देने के था। लिए आए थे कि भैया आपने इतनी फेथफुल सर्विसेज दी और अब आप जा रहे हो। फिर वो स्कूल नहीं आते थे उसके लिए भी सॉरी थे। प्रोकास्टिनेट करते रहते थे, यानी बट एक काम बात को कल समझ पे नहीं टालते आई, रहते थे। एक सेकंड, एक चीज मेरा डाउट क्लियर हम्म। करो कि उसको स्कूल आकर पता चला कि ये उसका लास्ट लेसन है, फिर विलेजर्स भी आ रखे थे। अरे तो विलेजर्स ने बुलेटिन बोर्ड पढ़ा होगा, फ्रेंड्स ने नहीं पढ़ा। क्या तो स्टोरी सुनते हो, इतनी सरलता से स्टोरी सुनाते, पर उस वक्त तो अपना इनपुट देना होता है ना आपने। मैं पहले अपनी इंफॉर्मेशन भर दूं सामने वाले में, उसकी ना सुनूं। वट ब्रॉट अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ लिटिल फ्रांस, जब उसको पता लगा कि भैया जर्मन्स ने एल्जेग और लॉरेन पे कब्जा करने के बाद अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया है, तो उसके बाद जो बुक्स उसको न्यूजियंस लगती थी, यानी कबाड़ा लगती थी, ठीक है जी, मैं तो न्यूजियंस बोलूंगा। तेरे को आफत है, तेरे को वर्ड समझ में आ रहा है ना, तो पढ़ ले तू, हर चीज में टांग अड़ानी है। मैं रिकॉर्डिंग में नाम बता दूंगा तेरा, फेमस हो जाएगा फिर तू। So heavy to carry, felt like his old friends that he could not give up। ठीक है ना। वो जो किताबें थी जो पहले उसको कबाड़ा, आज उसको अपने दोस्त लग रही थी। आज उसको सब समझ में आ रहा था। ये तुम्हारी तरह का बच्चा है जो ध्यान से क्लास में पढ़ता नहीं था। आज ध्यान से क्लास में पढ़ा, जब पता है पढ़ाई छिनने वाली है तो ध्यान से पढ़ रहा है और सब समझ में भी आ रहा है। फिर तो मुझसे है, ठीक है जी। मैं तो मुझसे ध्यान से। All he could feel was sympathy and deep respect for M. अपने टीचर के प्रति बस रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट नजर आ रही थी आज, जो आज तक नहीं आई थी। वो तो तुम्हें वैसे भी नहीं आती। वट वॉज लाइक अ थंडर क्लैप फॉर लिटिल फ्रेंड, जब इसको पता लगा कि भाई अब से एल्सैक और लोरेन के स्कूल्स में क्या होगा, जर्मन पढ़ाई जाएगी, एंड अब इनको दोबारा से फ्रेंच पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और इसको तो लिखना भी नहीं आता। तो एवरीबॉडी वॉज इन ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख में थे कि भाई अब से तो हम फ्रेंच को पढ़ ही नहीं पाएंगे। समझ गए। What things surprised little friends most in the class, कि भैया पूरा स्कूल शांत है, सोलम है, सोलम वर्ड था ना वहाँ पे, स्ट्रेंज था, सोलम था। साइलेंस ही होता है ना हाँ थोड़ा जी। भी। कि विलेजर्स पीछे बैठे हुए हैं सिटिंग क्वाइटली, जो आते ही नहीं थे। जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहते थे वहाँ विलेजर्स बैठे हुए हैं। कौन कौन, ओल्ड हाउसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर्स, और सबके सब दुखी नजर आ रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन, क्या चेंजेस एम एम एल ने उस दिन नोटिस किए, एम एम एल में, फ्रेंच ने, सॉरी। तो वही है, उसका पूरा का पूरा बता देंगे कि भैया उसने अपनी फ्रिल शर्ट पहन रखी थी, लिटिल ब्लैक कैप पहन रखी थी, जो कि वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्पेक्शन डेज पे ही पहनते थे। व्हाट इज द यूजुअल सीन ऑफ स्कूल एवरी डे एंड व्हाट चेंज डिड फ्रेंच नोटिस, यूजुअली क्या होता था, ग्रेट हसल एंड बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, एक बात opening and बताओ, closing of एक desks, ऐसे क्वेश्चन, lessons repeated in unison, very loud and the teacher great ruler rapping on the table। ये लाइन्स हमारी सारी एनसीईआरटी की। बट उस दिन सब कुछ ऐसे शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग जैसे शांत था। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, 2 साल से जितनी बुरी खबरें थी वो सारी की सारी वहीं से आती थी। लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, इवन द न्यूज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इम्पोजिशन ऑफ जर्मन, वो भी वहीं से आई थी कि बैन हो रही है फ्रेंच लैंग्वेज और आपके ऊपर अब जर्मन थोपी जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन भी यहीं से आई थी। व्हाट थिंग्स वर स्टॉपिंग फ्रेंड्स फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, तो ब्राइट सनी डे था, वार्म डे था, सनी नहीं था, वार्म था, ठीक है। बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग एट द बैक ऑफ द सॉ मिल। ये 3 लाइनें मैंने आपको याद कराई थी जब चैप्टर पढ़ा रहा था। ये 3 लाइनें उसको रोक रही थी कि भाई आज स्कूल मत जाना।
क्योंकि वैसे ही डर लग रहा था उसको, पढ़ के वो आया नहीं था पार्टिसिपल, जैसे तुम नहीं पढ़ के आते कुछ भी। पर तुम्हें डर नहीं लगता क्योंकि यहाँ क्रैंक की रूलर नहीं है ना मेरा। क्यों डर रहा था? क्योंकि भैया उसने लर्न नहीं किया था जो उसके टीचर ने उसको काम दिया था। टीचर ने पूछना था, वो बता नहीं पाएगा, उसको ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग था, तो इसलिए वो सोच रहा था आज यार बाहर रहते हैं, क्या करेंगे स्कूल जाके, तो सारे क्वेश्चंस कवर करें। ये वर्ड टू वर्ड याद करना है आप। ठीक है, एक बार फिफ्थ क्वेश्चन बोलना। सॉरी, नहीं पढ़ाएंगे।